कहानी की शुरुआत नए साल के जश्न के साथ होती है, जहां लिली अपने पहले प्यार फूशन के साथ दिखाई देती है। उसे नए साल की शुभकामनाएं देते हुए लिली उसे किस कर देती है और फूशन भी उसे वापस किस करता है। इसके बाद हमें सीधा फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, यानी पास्ट में, ये जानने के लिए कि लिली का ये फर्स्ट लव कैसे बना। लिली अपने कॉलेज जा रही थी, तभी कुछ बैड क्लासमेट्स आकर उसे परेशान करने लगते हैं। लिली वहां से भागने की कोशिश करती है और इसी दौरान उसकी टक्कर फूशन से हो जाती है। फूशन को देखते ही वे क्लासमेट्स डर के मारे चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। लिली उसे थैंक यू बोलने के लिए रुकती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे उसका नाम पूछ पाती, फूशन को कॉल आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली हमें बता रही होती है कि जब उसने पहली बार फूशन को देखा था तो उसका हार्ट बीट अप एंड डाउन होने लगा था। फिर इसके बाद लिली कहीं जा रही होती है जहां वो अपने अंकल से मिलती है। तभी एक लग्जरी कार आती है जिसमें से हम फूशन और धरसी को बाहर निकलते हुए देखते हैं। वे लोग अंकल को कुछ पैसे दे रहे थे क्योंकि अंकल को उन्हें कंपनसेशन जो पे करना था। लिली उसे देखकर जा रही थी और मन ही मन उसका नाम पूछने का सोच तो रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसके रहन सहन को देखकर उसे समझ आ रहा था कि उन दोनों में स्टैंडर्ड का कितना ज्यादा फर्क है, तो फिर उसे उसकी लाइफ में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बाद में हम लिली और उसकी मम्मा को देखते हैं, जहां उसकी मम्मा उसे स्कूल की आगे की फीस दे रही होती है। साथ ही उसकी मम्मा उसे समझा रही होती है कि अब से उसे अपने अंकल और आंटी के साथ ही रहना होगा, तो फिर वो अपनी कजिन के साथ और अंकल आंटी की भी हेल्प करवाती रहे। लिली उनकी बातों को मान लेती है। कुछ समय बाद अब वे सीनियर बन चुके होते हैं। लिली भी नए क्लास में ट्रांसफर हुई होती है। वह कॉरिडोर से गुजर रही थी जब उसने सामने से फूशन और उसके दोस्तों को आते देखा। ये देखकर वो वहीं रुककर अपने शूलेस बांधने का नाटक करने लगी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे फूशन का नाम पता चल जाए और उसके दोस्तों के जरिए उसे उसका नाम पता चल भी जाता है। जैसे ही वो अपने नए क्लास में जाती है, वहां उसे फूशन मिलता है। लिली के क्लास में आते ही सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल दिखती है। लिली के वहां आते ही उसकी एक नई फ्रेंड भी बन जाती है, जो उसकी पहली फ्रेंड होती है और इसका नाम मिनी होता है। लिली की तारीफ तो फूशन तक कर रहा था, तो फूशन भी उसे एग्री कर रहा था। लिली मन ही मन में सोच रही थी कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो और फूशन एक ही क्लास में होंगे। बाद में मिनी उसे कहने लगती है कि हम लोग साथ में कैफे एरिया में लंच करने जाएंगे। जी तभी मिनी से कहने लगता है कि तुम्हारी नई फ्रेंड क्या आई, तुम अपने पुराने दोस्तों को तो भूल ही चुकी हो। इतने में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है। मिया को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मिया और फूशन एक दूसरे को डेट कर रहे हों, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग लिली ने भी पाल रखी है। इसके बाद लंच का टाइम आ जाता है। जी मिनी और लिली एक साथ लंच करने के लिए बैठे होते हैं। इतने में मिया के साथ फूशन आ जाता है, जहां मिया वहां बैठने की परमिशन मांगती है और लिली की तारीफ करने लगती है। कहती है कि मुझे नहीं पता था इतनी ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारी फ्रेंड होगी और तुम्हारी क्लासमेट भी। मिया को बताया जाता है कि लिली अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर हुई है। दोस्तों, यहाँ लिली मन में सोच रही होती है कि मिया कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट दिखती है। इसके बाद लिली वापस घर की ओर जा रही होती है, जहां उसकी एक क्लासमेट उससे मदद मांगने लगती है। वो कहती है कि देखो, मुझे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है और मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, लेकिन मुझे कुछ बेंचेस को नीचे वाले फ्लोर में ट्रांसफर करना है। लिली उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो वहां से बेंचेस को लेकर जा रही थी, इतने में वहां फूशन आ जाता है, जो उसकी हेल्प करने लगता है। दूसरी ओर लिली अपने स्कूल वाले लोगों को बात करते हुए सुनती है, जहां वे लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार हमने फूशन और मिया को देखा था, जो एक साथ बाहर स्टार गेजिंग के लिए गए थे। लगता है उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लिली ये सोचने लगती है कि शायद फूशन और मिया ने एक दूसरे को किस भी किया होगा। इसके बाद हम लिली को उसकी छात्रावास की एंट्री पर देखते हैं, जहां वो अपनी रूममेट से मिलती है। वे सब मिलकर फूशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे फूशन के माता पिता की अत्यधिक संपत्ति के बारे में चर्चा करते हैं, ये कहते हुए कि उनके व्यापार इतने बड़े हैं कि पूरे कॉलेज में कोई भी उनकी फैमिली से मुकाबला नहीं कर सकता। वे ये भी बताते हैं कि कॉलेज का 50% डोनेशन उनकी तरफ से ही आता है। इसके बाद लिली अपने टीचर के केबिन में होती है। उसे उसके टीचर ने एक खास काम के लिए बुलाया था। दरअसल कॉलेज को मैथ्स की स्कॉलरशिप मिली थी और सभी छात्रों ने लिली का नाम सुझाया था, क्योंकि वो गणित में बहुत अच्छी थी और उसके अंक भी हमेशा बढ़िया आते थे। इसलिए टीचर ने लिली को इसमें भाग लेने के लिए कहा। फिर लिली मान जाती है। क्लासरूम में मिनी लिली से पूछने लगती है कि वो आई क्यों नहीं और टीचर ने उसे क्यों बुलाया। आखिर ऐसा कौन सा काम था। लिली उसे उस मैथ्स कंपटीशन के बारे में बताने लगती है, जिसे जीबी सुनता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि तुमसे भी अच्छा कोई है यहाँ मैथ्स में, जो कि फूशन है। फूशन ने जाने दुनिया के कौन से पेपर्स नहीं सॉल्व किए होंगे, वो तो मैथ्स में सबसे ज्यादा जीनियस है यहाँ पर। बाद में वो उससे कहता है कि क्यों ना अपने नोट्स लिली के साथ शेयर करो। उसके दोस्तों को लग रहा होता है कि फूशन कभी अपने नोट्स जल्दी से शेयर नहीं करता,
लेकिन वो तुरंत ही लिली को अपने नोट्स देने लगता है और कहता है कि तुम इसे रेफर कर सकती हो। लिली उसे थैंक यू भी बोलती है। फिर मिनी बताती है कि इस मैथमेटिकल कंपटीशन का जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो फूशन की आंटी करती है, क्योंकि वो मैथ्स की एजुकेशनल प्रोफेसर रह चुकी हैं और अब एडमिन वर्क में स्टाफ करती हैं। इतने में मिया आ जाती है जो फूशन को अपने साथ लेकर जाती है। एक बार फिर से लिली मन में यही कह रही होती है कि वो फूशन के स्टैंडर्ड के बराबर है ही नहीं, वे दोनों एकदम परफेक्ट कपल लगते हैं। बाद में सभी क्लासमेट ग्राउंड में रनिंग कर रहे होते हैं, जहां एक क्लासमेट लिली को टक्कर मारने वाला था, लेकिन इतने में फूशन आकर उसे बचा लेता है। वो क्लासमेट फूशन से डर ही जाता है और माफी मांगकर वहां से चला जाता है। लिली एक बार फिर से उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ पर वो कॉलेज के पहले दिन वाला इंसिडेंट याद दिलाती है, लेकिन इतने में वहां मिया आ जाती है तो लिली बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। इसके बाद वो क्लास की ओर एंटर कर रही थी तो वो मिनी और जीबी को बात करते हुए सुनती है। मिनी मैदान वाली बात छेड़ती है कि आखिर फूशन जैसा शैतान लड़का लिली की मदद क्यों कर रहा है। वो उसकी पसंद के बारे में पूछने लगती है। जीबी कहता है कि देखो, वो अच्छा बच्चा तो जरूर बनना चाहता है, तो इस वजह से उसने लिली की मदद कर दी होगी। और रही बात फूशन की पसंद की, तो उसे वो लड़कियां कुछ ज्यादा ही पसंद है। एक बार फिर लिली को एक नकारात्मक बात मिल जाती है कि वो वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की है, इसलिए वो फूशन के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। इसके बाद सभी लोग मैदान में होते हैं, क्योंकि वहां बुलेटिन बोर्ड पर सबसे अच्छे छात्रों की तस्वीरें लगी होती है। इस बार लड़कों में फूशन पहले नंबर पर आता है और लड़कियों में लिली। पहले लड़कियों में मिया का नाम आता था, लेकिन अब लिली के आने के बाद उसी का नाम आएगा। सभी लोग यहाँ पर लिली और फूशन को चिढ़ाने लगते हैं। साथ ही वे लिली की खूबसूरती की भी खूब तारीफ करते हैं। लिली भी बहुत खुश थी कि उसका नाम फूशन के साथ जुड़ा है। इतने में मिया गुस्से में आ जाती है तो फिर वहां से सभी लोग जाने लगते हैं और फूशन भी खुद वहां से चला जाता है। मिया समझ जाती है कि फूशन का ध्यान धीरे धीरे लिली की ओर बढ़ता रहेगा, तो बेहतर होगा कि वो लिली को पहले से ही सबक सिखा दे। बाद में क्लास की छुट्टी होने वाली थी, जहां मिनी लिली को अपने घर पर इनवाइट करती है, लेकिन लिली मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने अंकल के साथ रह रही है, इसलिए वो वहां नहीं आ पाएगी। वो वहां से जा रही होती है जहां फूशन उसके सामने होता तो है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। घर पर आने के बाद उसकी आंटी उसका दरवाजा खोलती है। लिली घर पहुंचती है और आंटी के हाव भाव से ही समझ आ रहा था कि उन्हें लिली से कितनी ज्यादा समस्या है। इसके बाद वो अपनी कजिन डेजी को देखती है और लगता है जैसे डेजी शायद स्कूल जाती ही नहीं थी। इतने में उसके अंकल आ जाते हैं। लिली को वो बात याद आती है जहां उसकी माँ ने उससे कहा था कि पूरे घरवालों की मदद करने के लिए और उनका नुकसान न कराने के लिए। फिर बाद में लिली डिनर में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन अंकल उसे मना कर देते हैं और वे लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। लिली अपने अंकल के पसीने को पोंछ रही होती है। ये देखकर आंटी को बहुत बुरा लगता है। आंटी अपनी बेटी डेजी से कहती हैं कि जरा अपने डैड की मदद करा देना। डेजी मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि वो तो घर की है, वो थोड़ी ना यहाँ पर मुफ्त में बैठकर खाना खा रही है, जो मुफ्त में बैठकर खा रहा है वही मदद करवाएगा। अंकल को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो डेजी पर चिल्लाते हैं। जैसे ही अंकल डेजी पर चिल्लाते हैं, उनकी पत्नी उन पर ही चिल्ला देती है। लिली तुरंत बातचीत का विषय बदल देती है ताकि उसकी वजह से कोई झगड़ा न हो। बाद में खाना खाने के बाद लिली अंकल की मदद कर रही होती है। इतने में डेजी उसे बुलाने लगती है, जिससे लिली थोड़ी घबरा जाती है। अंकल उसे कहते हैं कि टेंशन मत लो, उसे शायद तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती करनी होगी, इस वजह से वो तुम्हें बुला रही है। डेजी लिली से पूछने लगती है कि आखिर वो कल क्या कर रही है। लिली कहती है कि उसे अपनी कुछ असाइनमेंट्स पूरी करनी है। तब डेजी कहती है कि देखो, पढ़ाई तुम बाद में भी कर सकती हो, और वैसे भी मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, जहाँ मुझे कल कुछ जरूरी काम की वजह से अपनी दोस्त के सामने बाहर जाना है, तो मेरी जगह पर अगर तुम चली जाओगी। लिली पहले तो मना करती है, लेकिन फिर उसे अपनी मम्मा की बात याद आती है तो वो डेजी की मदद करने के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन लिली डेजी की पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है। वहां का मैनेजर उसे कुछ टेडी बेयर का कॉस्ट्यूम देता है और साथ ही टेम्पलेट्स भी। लिली को वे सारे टेम्पलेट्स लोगों को बेचने होते हैं ताकि उस कैफे का विज्ञापन हो सके। लिली सारे कॉस्ट्यूम पहन लेती है। शुरुआत में तो कोई लोग उसके टेम्पलेट्स नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्किल बढ़ जाती है और लोग भी उसके टेम्पलेट्स में रुचि लेने लगते हैं। इतने में मिनी, जीबी और फूशन को देखते हैं, जहां वे लोग आर्केड में गेम्स खेलने आए थे। मिनी उस टेडी बेयर की आवाज सुनकर बोलने लगती है कि मुझे ये आवाज सुनी सुनी सी क्यों लग रही है। जीबी कहता है कि रहने दो, तुम इतने सारे लोगों से बात जो करती हो, तुम्हें सभी की आवाज एक जैसी लगेगी। तभी मैनेजर आकर लिली पर चिल्लाने लगता है, तुम वहां क्या देख रही हो और तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? लगता है तुम्हें वहां जाकर गेम खेलना है। मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि तुम उन पैसों को अफोर्ड नहीं कर पाओगी, और अगर इतना ही गेम खेलना है तो एडवांस में बुकिंग करके रखा करो, यहां आकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और याद रखना,
अगर तुमने इन सारे टेम्पलेट्स को नहीं बेचा तो मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूंगा। लिली अपने काम में वापस लग जाती है। बाद में लिली अपने काम में लगी रहती है और उसकी नज़र फूशन पर भी होती है। फूशन अपने गेम का आनंद ले रहा होता है जबकि लिली संघर्ष करते हुए अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। लिली को इस बात से एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। इतने में वहां एक छोटी सी बच्ची आती है जो उसके सामने फोटो क्लिक करती है। जैसे ही फोटो क्लिक करने के बाद लिली उठती है तो उसकी टकराव मिया के साथ हो जाती है, जहां मिया का हेयर क्लिप दूर गिर जाता है और वो लिली पर गुस्सा करने लगती है। लिली बस सिर घुमाकर माफी मांग लेती है, लेकिन जैसे ही वो झुककर माफी मांगती है उसका टेडी बेयर कॉस्ट्यूम का गैप नीचे गिर जाता है, यानी उसका चेहरा दिखने लगता है। सभी लोग लिली को देख लेते हैं और लिली भी बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगती है। वो सोचने लगती है कि आखिर आज के दिन ये सब क्यों होना था, और वो भी फूशन के सामने। उसे तो बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हो रहा है। फिर बाद में मिया उसे सुनाना शुरू कर देती है कि अगर तुम यहाँ अफोर्ड कर ही नहीं सकती हो सारी चीजें तो जानबूझकर करती ही क्यों हो। तभी वहां मिनी आ जाती है जो लिली का पक्ष लेने लगती है। मिनी लिली का पक्ष लेती है लेकिन मिया उसे टोक देती है, देखो तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम इस चीज से बाहर रहो तो बेहतर होगा। मेरी बात फिलहाल लिली से हो रही है। मिया लिली से कहने लगती है, देखो तुम्हारा हेयर क्लिप ही तो टूटा है, मैं तुम्हें और 10 हेयर क्लिप लाकर दे दूंगी, तुम इतनी छोटी सी बात का बखेड़ा मत बनाओ। बाद में मिया उस पर चिल्लाने वाली थी, जहां लिली उसे रोकती है और माफी मांगने लगती है, कहती है कि वो उसे मुआवजा कॉम्पेंसेट दे देगी। मिया उससे $1000 मांगती है और कहती है कि उसे अभी ही चाहिए। लिली कहती है कि वो अभी तो नहीं लेकिन शुक्रवार तक उसे दे सकती है, लेकिन मिया इस चीज के लिए तैयार नहीं होती है। तभी फूशन मिया से कहने लगता है कि देखो एक हेयर क्लिप ही तो है, मैं तुम्हें दिला दूंगा, चाहे तो अभी जाकर तुम ले सकती हो। मिया खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है लिली, तुम शुक्रवार तक आकर मुझे पैसे लौटा देना। बाद में मिनी और जीबी लिली की मदद करने लगते हैं, जहां मिया जबरदस्त थी। मिया फूशन को लेकर दूसरे स्टोर में चली जाती है। लिली तो उम्मीद कर रही थी कि वो उसकी मदद करेगा और सोच रही थी कि आखिर फूशन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। इतने में वे लोग वहां से चले जाते हैं। बाद में फूशन उसे एक नई क्लिप दिखा देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फूशन उसे चेतावनी देने लगता है, देखो अब मैंने तुम्हें नई क्लिप दिला दी है तो तुम्हें लिली से मुआवजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिया कहती है, ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ दूं, उसने मेरी हेयर क्लिप तोड़ी है, उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। फूशन कहता है, देखो हेयर क्लिप के बदले तुम्हें हेयर क्लिप मिल चुकी है तो फिर ज्यादा दूर तक या अपनी हद पार करने की जरूरत नहीं है। मिया को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इतना कहकर फूशन वहां से चला जाता है। तभी मिया वहां आ जाती है और कहती है, देखो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे नई हेयर क्लिप दिला दी है तो फिर तुम्हें मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं है। मिनी कहती है, नहीं नहीं रहने दो, कल आखिर मैं तुम्हें उसके जैसे ही 10 क्लिप लाकर दे दूंगी, तब जाकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे भी वो क्लिप तुम्हारे हाथों से गिरा था, बल्कि मिया के हाथों से गिरा था, फिर भी बेचारी लिली सारा दोष खुद पर लेने को तैयार थी। लिली बाद में कॉल करने के लिए चली जाती है, जहां वो अपनी मम्मा को कॉल लगाती है। फूशन ऊपर वाली सीढ़ी के पास खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। लिली यहाँ अपनी मम्मा से झूठ कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ आर्केड में खेलने आई है और उसके दोस्त, उसके प्रोफेसर्स सभी उसके साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं। उसकी मम्मा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो उसे एक बुरी खबर देती है कि स्टॉल लगाते समय उनका टखना एंकल मुड़ गया था तो फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। लिली ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि वो अभी उन्हें देखने आ रही है, लेकिन आंटी उसे मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि देखो मेरा पैर ही तो बस मुड़ा है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करना। लिली उनकी बातों को सुनकर काफी भावुक हो जाती है कि आखिर उसकी मम उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। बाद में यहाँ पर उसका ध्यान ऊपर की सीढ़ियों के पास जाता है, जहाँ वो फूशन को देखती है। वो सोचने लगती है कि कभी मैं अपनी लाइफ के सबसे लोवेस्ट मोमेंट पर रहती हूँ, तभी यहाँ आ जाता है। न जाने ऐसा कोइंसिडेंस हर बार मेरे साथ ही कैसे हो जाता है। फिर बाद में फूशन उसके पास चला जाता है और लिली से पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। लिली कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में बस कुछ चला गया है। फूशन कहता है कि रोना है तो तुम रो सकती हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया है। इसके बाद फूशन उसे एक गुलाबी रंग की छोटी सी गुड़िया वाली चाबी का गुच्छा की चेन देने लगता है। लिली कहती है कि क्या ये मेरे लिए है। फूशन कहता है कि हाँ। लिली यहाँ सोचने लगती है कि आखिर वो उसे ये कीचेन क्यों गिफ्ट कर रहा है, तो फूशन उसे बताता है कि लिली भी इस कीचेन वाली गुड़िया के जैसे ही दिखने लगती है। लिली उस गिफ्ट को स्वीकार कर लेती है। बाद में जब लिली वहां से जाती है तो मिनी उसका इंतजार कर रही होती है। मिनी बताती है कि फूशन ने उसे कहा कि वो रो रही थी। लिली ये सुनकर सोचने लगती है कि फूशन को ये बात मिनी को बताने की क्या जरूरत थी, अब मिनी को भी उसकी फिक्र होने लगेगी। तभी मिनी की नजर लिली की कीचेन पर पड़ती है। लिली उसे बताती है कि ये कीचेन उसे फूशन ने दी है।
इसके बाद मिनी लिली को बताती है कि हाँ, मुझे अभी याद आया कि जीबी और फूशन इस आर्केड वाले गेम को खेल रहे थे जहां उनके हाथों में यही गुड़िया और ये की चेन वाली गुड़िया आई थी। लगता है इसलिए उसने तुम्हें ये दे दिया होगा। लिली को अपना वाला कारण याद आता है कि फूशन ने उसे ये गुड़िया इसलिए दी थी क्योंकि ये गुड़िया उसकी तरह दिखती थी। इतने में जीबी भी वहां आ जाता है। मिनी लिली को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लिली यहाँ माफी मांगती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद कर दी है, मैं अपना काम खत्म होने के बाद ही जा सकती हूँ। मिनी कहती है ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी मुसीबत आए तो तुम मुझे याद से कॉल करना और घर टाइम से जाना और मुझे टेक्स्ट कर देना। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लिली का पार्ट टाइम जॉब खत्म हो जाता है और मैनेजर उसे पेमेंट दे देता है। तभी सामने से मिया आ रही होती है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है और उसके अंदर ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज थे। वहां से गुजर रहे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, कहते हैं कि देखो इसका बॉयफ्रेंड इससे कितना प्यार करता होगा क्योंकि इसने यहाँ उसे कितने सारे सॉफ्ट टॉयज दिए हैं। फिर बाद में मिया बोलने लगती है कि हाँ, वैसे भी मुझे ये सारी चीजें पसंद हैं। उसे ये की चेन तो मिली थी लेकिन मुझे ये की चेन पसंद नहीं है। लिली को अब समझ आ जाता है कि की चेन फेंकने से अच्छा फूशन ने उसे दे दिया। लिली कुछ और ही सोच बैठी थी। वो डस्टबिन के पास होती है जहां उसे लग रहा होता है कि फूशन ने उसे ये की चेन बहुत ही ज्यादा भावनाओं इमोशंस में दिया होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उस की चेन को डस्टबिन में फेंक देती है। तुरंत ही फूशन पीछे से आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वो की चेन दिया और तुमने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। लिली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फूशन कहता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ मेरी इतनी कीमती चीज को ऐसे फेंक रही हो। लिली बाद में उससे माफी मांगती है और वो गुड़िया वाली की चेन वापस लेकर तुरंत ही भाग जाती है। अगले दिन वे स्कूल में मिलते हैं जहां लिली घबरा जाती है। फूशन यहाँ उससे मैथ्स के नोट्स के बारे में बात करने लगता है। लिली कहती है कि ठीक है, मैं अपने नोट्स भी लेकर आती हूँ। लिली को लग रहा था कि वो गुड़िया के बारे में बात करेगा, लेकिन वो तो यहाँ उसके नोट्स के बारे में बात कर रहा था। लेकिन उसे जानने के बाद भी फूशन अभी भी उसी बारे में सोच रहा था कि उसने उसे इतना कीमती तोहफा दिया, लेकिन उसने उसे कचरा समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। फूशन घर पहुंचता है जहां उसकी आंटी भी घर पर होती हैं। वो आंटी को वे नोट्स दिखाने लगता है। आंटी कहती हैं कि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, ये नोट्स मेरी एक दोस्त के हैं जिसने आपके दिए हुए हर एक सवाल को हल किया है। बाद में उसकी आंटी इस चीज को देखकर बहुत प्रभावित होती हैं। वो कहती है कि लड़की कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रही है, आखिर उसका नाम क्या है। फूशन यहाँ उसे उसका नाम बताता है। नाम जानने के बाद आंटी कहने लगती हैं कि नाम तो इतना खूबसूरत लग रहा है, लगता है लड़की कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होगी। क्या तुम्हें यहाँ उसके लिए कुछ भावनाएं तो नहीं है। फूशन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रही हो। आंटी यहाँ उसका कान खींचने लगती हैं और कहती हैं, बदमाशी करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आती हैं। बाद में वो फूशन के डैड के बारे में पूछती है, जिससे हमें समझ आता है कि फूशन और उसके डैड का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। बाद में वो बताता है कि ये जो लड़की है यानी लिली, वो इस मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। आंटी कहती है कि उसके स्किल्स को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मुझे चैलेंज कर रही है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं उसे एक स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करूंगी। इसके बाद मैथ्स कंपटीशन आखिरकार आ ही जाता है जहां दूसरे स्कूल के लोग भी होते हैं। वे लोग लिली और फूशन के स्कूल के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर इस बार कौन जीतने वाला है। लिली को देखते ही सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। बाद में प्रोफेसर लिली को घबराने से मना करता है। वे लोग रूम के अंदर जाने वाले थे, लेकिन लिली यहाँ फूशन को रोक लेती है और उसे उसी की चेन के लिए थैंक यू बोलने लगती है। साथ साथ ये भी कहती है कि उसे ये की चेन बड़ा पसंद आया। फूशन यहाँ उसे बड़े अनोखे और प्यारे अंदाज में ऑल द बेस्ट बोलता है। फूशन तो वहां से चला जाता है। लिली वहीं खड़ी रहती है जहां दूसरे स्कूल के होमरूम टीचर आ जाते हैं। लिली के टीचर उसे दूसरे टीचर से परिचय करवाते हैं। सामने वाला प्रोफेसर कहने लगता है कि तुम हाल ही में ट्रांसफर हुई लड़की को यहाँ कंपटीशन में कैसे बुला सकते हो। इस कंपटीशन की एक गंभीरता होती है। लगता है तुम इस चीज को लेकर इस बार आत्मविश्वासी नहीं हो और न ही तुम इस बार गंभीर हो। लिली के टीचर कहते हैं कि देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये ट्रांसफर हुई है तो इसमें क्या हुआ, मुझे इसके ज्ञान पर पूरा भरोसा है। बाद में वे लिली को प्रेरित करने लगते हैं जहां वो भी रूम के अंदर अपना एग्जाम देने के लिए चली जाती है। ये कंपटीशन ऐसा होता है जहां उन्हें खुद ब खुद ही नहीं खेलना होता, बल्कि उन्हें बोर्ड पर आकर एक दूसरे के साथ मुकाबला करना होता है। तो फिर यहाँ एक कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है जहां ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब लिली दे रही थी और सभी लोग उसकी हैंडराइटिंग और उसकी तेज रफ्तार से बहुत ज्यादा चकित थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई मैथ्स के प्रॉब्लम इतनी जल्दी कैसे हल कर सकता है। इतने में फूशन की आंटी आ जाती हैं जो उन सभी के आंसर्स को रिव्यू करने लगती हैं। वो लिली को विजेता घोषित कर देती हैं और उसकी ढेर सारी तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे पुराने आंसर्स और क्वेश्चन नोट्स देखे हैं।
मुझे तुम्हारे आंसर्स और मेथड्स बहुत ज्यादा पसंद आए। तुम कभी भी मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। लिली उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। आंटी कहती हैं कि थैंक यू मुझे मत बोलो। थैंक यू किसी को बोलना है तो तुम फूशन को कहो, क्योंकि फूशन ही यहाँ तुम्हारे नोट्स मेरे पास लेकर आया था। फिर लिली मन ही मन फूशन की ओर देखकर थैंक यू बोल रही होती है। फूशन भी उसे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम हो ही इतनी महान। बाद में आंटी उसे सर्टिफिकेट और अवार्ड देने लगती हैं। वो कहती हैं कि एक फोटो तो बनता ही है, और वो फूशन को बुलाने लगती हैं। फूशन कहता है कि आप ये क्या कर रही हो। आंटी बोलती हैं कि देखो तुम भी विनर हो और यहाँ लिली भी विनर है, तो तुम दोनों की फोटो आनी चाहिए। ऐसा वो जानबूझकर करती हैं ताकि उन दोनों की नजदीकियां बढ़ सकें। फिर फूशन लिली से बड़ी दूर खड़ा होता है और आंटी यहाँ उसे कोहनी मार देती हैं। लिली भी यहाँ सोच रही होती है कि ये उसकी पहली फोटो होगी फूशन के साथ में, तो फिर वो उसे कैसे स्माइल करे। उनकी फोटो वायरल भी हो जाती है, जहाँ मिनी भी उस फोटो को देखकर जीबी को बताने लगती है। मिनी यहाँ जीबी से कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि हमारी स्कूल इस बार जीतेगी, और बेट के हिसाब से मैं जीत चुकी हूँ, तो लाओ मेरे $1000। जीबी वहां से भाग जाता है। पीछे खड़ी मियाँ उनकी सारी बातें सुन लेती है और मन में ये सोच रही होती है कि लगता है इनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना अगले दिन पूरा स्कूल उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुलाना शुरू कर देगा। इसके बाद रात हो जाती है, जहां मियाँ फूशन को बात करने के लिए बुलाती है। वो उससे उस मैथ्स कॉम्पिटिशन के बारे में बात करने लगती है। मैंने सुना है कि तुमने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया। फूशन कहता है कि हाँ, सही सुना है तुमने। वो उसकी तारीफ करती है। फूशन कहता है कि क्या तुमने यहाँ इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी रात को यहाँ बाहर बुलाया। मियाँ कहती है कि नहीं, बात तो कुछ और ही है। फिर वो उसे घुमा फिराकर बात करने लगती है। जब फूशन उसे सीधे बात पर आने को कहता है तो मियाँ कहने लगती है कि देखो, वैसे भी तुम्हारी और मेरी फैमिली एक दूसरे को बहुत पहले से जानती है, और भविष्य में भी हमारा रिश्ता आगे बढ़ना ही है। हमें ही एक दूसरे से शादी करनी है, तो क्यों ना हम अभी से ही। और यहाँ वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ फूशन उसे धक्का दे देता है। फूशन पूछता है तुम क्या करना चाह रही हो। मियाँ उसे समझाती है कि वही जो हर नॉर्मल रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। फूशन कहता है रिलेशनशिप और हमारे बीच में। वो कहती है हाँ, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही तो हैं। यहाँ फूशन साफ साफ स्पष्ट कर देता है कि देखो, हम यहाँ रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न आज तक मैंने तुम्हें प्रपोज किया है और न ही आज तक मैंने तुम्हारे प्रपोजल का कुछ जवाब दिया है। तो फिर इस तरीके के अफवाहें फैलाना बंद करो और अपनी सीमा पार मत करो। मैं दोस्त हूँ, दोस्त की तरह ठीक हूँ, उससे आगे हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वो जाने लगता है। सामने से लिली भी आती है, लेकिन फूशन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस उसे देखकर वहां से निकल जाता है। लिली भी यहाँ मियाँ को देखकर अपना रास्ता बदल लेती है। मियाँ समझ जाती है कि पक्का ये लिली के प्यार में पड़ गया है, इसी वजह से ये उसे रिजेक्ट कर रहा है। इसके बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में जाती है, जहाँ वो अपनी रूममेट्स को बात करते हुए सुनती है। वे लोग यही कह रहे होते हैं कि फूशन ने मियाँ के साथ ब्रेकअप कर लिया है। न जाने क्यों अचानक से उनके बीच में ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद लिली कैफेटेरिया में जाती है। मियाँ जानबूझकर उसे धक्का मारती है और चुपचाप वहां से जा रही होती है। लिली उसे रोक देती है और कहती है कि देखो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुमने मुझे धक्का दिया है। मियाँ साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि कैफेटेरिया है, तुम्हारा अकेले का घर थोड़ी न है जहाँ तुम ही सिर्फ रह सकती हो, और वैसे भी तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को तो छीन लिया है, अब और तुम क्या ही चाहती हो। लिली को कुछ समझ नहीं आता। तभी सभी लोग लिली की बुराइयां करने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर मियाँ के बॉयफ्रेंड को कैसे चुरा सकती हो, यानी कि फूशन को। लिली यहाँ सभी से कह देती है कि उसके और फूशन के बीच कोई रिश्ता है ही नहीं। तो फिर वो कहने लगती है कि देखो लिली, आखिर तुम हम सबसे कैसे छुपाती रहोगी। जब से मैंने तुम्हें पहले दिन देखा था, तब से तुम्हारी नजर तो फूशन पर ही थी, और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ रही थी। लिली यहाँ उसे कहती है कि देखो, बातें बनाना बंद कर दो, तुमने यहाँ गलती की है तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। मिनी भी यहाँ मियाँ को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन अब मियाँ माफी मांगने से मना कर देती है। लिली कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब देना चाहती हूँ, और यहाँ वो पानी भी मियाँ के ऊपर फेंक देती है। कहती है कि हम बराबर हैं और अब तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। इतना कहकर वो अपने हॉस्टल के कमरे में कपड़े बदलने के लिए जाती है, जहाँ जाते जाते उसकी टकराव फूशन से हो जाती है। इसके बाद वो उसे सॉरी बोलती है, जहाँ फूशन उसके गीले कपड़ों को नोटिस करता है और पूछने लगता है। लिली यहाँ मन ही मन गुस्से में कह रही होती है कि तुम्हारे स्कैंडल और अफवाहों की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन वो उसे कुछ बोलती नहीं है। फूशन उसे अपना कार्ड दे देता है, जो उसकी आंटी का होता है। उसकी आंटी ने ही उसे ये कार्ड देने के लिए कहा था। लिली वहां से वो कार्ड लेकर गुस्से में चली जाती है। फूशन एक आम इंसान की तरह परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़की उससे गुस्सा क्यों हो गई है। इसके बाद जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में होती है तो वो उसकी आंटी को टेक्स्ट कर देती है। उसकी आंटी कहती है कि तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही हो, मैं तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, थोड़ी बड़ी रहूंगी।
तुम मुझे मैडम कहकर बुला सकती हो। साथ साथ वो उसे अपने घर पर आमंत्रित भी करती हैं। लिली उसके घर पर पहुंच जाती है और फूशन दरवाजा खोलता है। फूशन को देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। फूशन यहाँ शॉर्ट्स में था तो वो उसके पैरों को देखती है और खुद को ये कहकर समझाती है कि उसे ऐसे विचार अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। फूशन भी यहाँ लिली को देखकर परेशान हो जाता है और लिली बताती है कि उसकी आंटी ने उसे बुलाया है। फूशन कहता है कि आंटी तो फिलहाल है नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस ट्रिप पे गई हैं। लिली जाने वाली थी, लेकिन फूशन उसे रोकता है और कहता है कि रुको, तुम घर पर अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के सेट देता हूँ। लिली अंदर आकर बैठ जाती है। फूशन उसके लिए स्लीपर्स भी लेकर आता है। लिली को यहाँ फूशन के घर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इतने में वो उसके लिए क्वेश्चंस लेकर आ जाता है और ब्रेकफास्ट के बारे में पूछता है। पूछने से पहले ही उसे समझ आ जाता है कि उसने कुछ खाया नहीं होगा, तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिर वो ब्रेकफास्ट में क्या खाएगी। लिली मन में सोच रही होती है कि उसे भी यहाँ उसे ब्रेकफास्ट में मदद करनी चाहिए। वो फिसलने वाली थी, लेकिन फूशन उसे संभाल लेता है और लिली यहाँ घबरा जाती है। फूशन कहता है कि मैं क्या तुम्हें कोई राक्षस लगता हूँ जो मैं तुम्हें खा जाऊंगा? क्या मैं तुम्हें यातना दूंगा? तब देखो, तब यहाँ पर तुम मुझे रोती रहती हो। लिली यहाँ उसे माफी मांगने लगती है। फिर उन लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट करने और उसे हल करने का काम पूरा हो जाता है। फूशन उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहता है, लेकिन लिली मना कर देती है। फूशन यहाँ उसे और आंटी के नियम बताता है। कहता है कि अगर मैं तुम्हें लंच के लिए नहीं ले गया तो आंटी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। वो तैयार होने के लिए चला जाता है, जहाँ उसकी आंटी लिली को भी टेक्स्ट करती हैं कि माफ कर देना, मुझे कम समय में नोटिस आया था कि मुझे एक इवेंट अटेंड करना होगा और मुझे आने में बहुत देरी हो जाएगी। और हाँ, मैंने यहाँ फूशन से कह दिया है कि वो तुम्हें लंच पर लेकर जाएगा और वो ट्रीट मेरी तरफ से होगी, तो फिर जो मन में है तुम खा सकती हो। बाद में फूशन कपड़े बदल कर आ जाता है, जहाँ उसने लिली के जैसी ही सेम टी शर्ट पहनी होती है। लिली भी ये चीज नोटिस करके मन में सोचने लगती है कि आखिर हम यहाँ जुड़वा कपल जैसे क्यों लग रहे हैं। इसके बाद वे लोग कार की ओर चले जाते हैं, जहाँ लिली की ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि आखिर उसे यहाँ पीछे बैठना चाहिए या आगे। वो सोचती है कि आगे की सीट तो गर्लफ्रेंड के लिए होती है और पीछे की सीट पर लोग तभी बैठते हैं जब आगे वाला ड्राइवर हो। बाद में फूशन खुद ही जाकर उसके लिए पैसेंजर वाली सीट का दरवाजा खोलता है। वो उसे कहता है कि तुम क्या पीछे बैठने का सोच रही हो? तो फिर मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। लिली आकर आगे की ओर बैठ जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास लाइसेंस तो है ना? फूशन कहता है कि मेरे पास लाइसेंस थोड़ी ना होगा, मैं तो 17 साल का हूँ। लिली ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा छोटा है, मैं तो 18 साल की हूँ, मैं कम से कम एडल्ट हूँ। फूशन कहता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास लर्नर लाइसेंस है, तो फिर कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद वो उसके करीब जाता है, जिससे लिली डर जाती है। फूशन मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा नाजुक और संवेदनशील जैसी लड़की है। बाद में वो उसे उसके सीट बेल्ट का याद दिलाता है, जो कि लिली खुद ही पहन लेती है। फिर बाद में वे लोग लंच करने लगते हैं, जहाँ फूशन स्टाफ से कुछ खास पकवान बनाने के लिए कहता है। ये पकवान लिली के लिए आ जाते हैं। लिली यहाँ मन में सोचने लगती है कि अब मैं समझी कि कॉलेज वाले लोग फूशन को परफेक्ट बॉयफ्रेंड क्यों बुलाते हैं। अगर मैंने यहाँ उसे डेट भी किया और हमारा ब्रेकअप भी हो गया तो भी मैं कभी भी फूशन को नहीं भूल पाऊंगी। फिर बाद में वे लोग जाने लगते हैं, जहाँ फूशन के दोस्त यहाँ आ जाते हैं। लिली की खूबसूरती देखकर वे लोग मन ही मन उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। बाद में वे लोग फूशन से पूछते हैं कि ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फूशन कहता है कि नहीं, ये मेरी क्लासमेट है और मेरी दोस्त है। बाद में वे लोग लिली का नंबर लेने लगते हैं, लेकिन फूशन एक अधिकारपूर्ण व्यक्ति की तरह नंबर देने से मना कर देता है और कहता है कि अभी तो मिले हो, अभी से ही तुम्हें नंबर चाहिए। फिर बाद में वे लोग माफी मांगने लगते हैं और फूशन तथा लिली वहां से चले जाते हैं, जहां उसके दोस्त मन में सोच रहे होते हैं कि अब मैं समझ रहा हूं कि आखिर वो उस लड़की का नंबर देने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि लगता है हमारे भाई को कोई नई भाभी पसंद आ गई है। फूशन लिली को घर तक ड्रॉप करता है, जहां लिली थैंक यू बोलकर वहां से जा रही होती है। फूशन को यहाँ बात आगे बढ़ानी थी, तो वो बोलने लगता है कि बस थैंक यू ही, मैंने यहाँ सबसे पहली बार किसी लड़की को घर तक ड्रॉप किया है। लिली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक खाने पर लेके जाऊंगी। फूशन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तारीख और समय तुम तय करना और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर इसके बाद वे लोग स्कूल में होते हैं, जहाँ उन्हें 7 दिनों की छुट्टी मिली होती है। मिनी यहाँ लिली से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही याद करूंगी, काश तुम यहाँ मेरे साथ 7 दिन रह सकती। मिनी कहती है हाँ, मैं रह तो सकती थी। लिली कहती है कि हाँ, मैं भी रह सकती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी मम्मा की मदद करवानी है, इस वजह से अगली बार हम जरूर एक साथ रहेंगे। यहाँ जीबी फूशन को देखकर कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा। फूशन यहाँ अपने दोस्त को गे बुलाता है। फूशन लिली को मजे करने के लिए कहता है
बोलता है कि अपने इस वीकेंड पर बहुत मजे करना। लिली यहाँ मन में सोच रही होती है कि शुरुआत में यहाँ फूशन उसके लिए अननोन पर्सन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वे दोनों कुछ ज्यादा ही करीब हो गए हैं। इसके बाद लिली अपनी मम्मा की स्टॉल में मदद कराने लगती है, जहाँ उसकी मम्मा भी उससे यही कह रही थी कि आखिर तुम कहाँ मेरे साथ यहाँ पर फंस गई हो। बेहतर होता अगर तुम अपने दोस्तों के साथ समय बिताती। तुम यहाँ स्टॉल पर काम करने के लिए आ गई हो, इससे तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। लिली यहाँ अपनी मम्मा को समझाती है कि देखो, मैं अपने दोस्तों से तो रोज ही मिलती हूँ, लेकिन आपसे मिलने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है, तो मैं आपको मिस कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई और आपकी मदद कर दूंगी तो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। इतने में उनके कस्टमर्स आ जाते हैं जो अपना ऑर्डर देते हैं। साथ साथ वे कस्टमर्स लिली की मॉम को जानते हैं, क्योंकि लिली की मॉम पहले ट्रेडिशनल चाइनीज सॉन्ग गाया करती थी और वो पहले के जमाने में स्टेट लेवल पर बहुत ज्यादा फेमस थी। फिर इसके बाद वे लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमने इस मॉडर्न जमाने में लोकगीत फोकलोर तो सुना ही नहीं है, तो कृपया क्या आप इस ऑर्डर को बनाने के बाद हमारे लिए एक बार वो गाना गा सकती हैं। लिली की मम्मा तैयार हो जाती हैं। लिली यहाँ नोटिस करती है कि उसकी मम्मा काम कर रही हैं। दूसरे वे कस्टमर लिली की तारीफ करने लगते हैं, कहते हैं कि लिली दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, बिल्कुल आपके जैसे। लिली नोटिस करती है कि उसकी मम्मा काम कर रही हैं, तो वो कहती है कि चलो मेरी मम्मा के बदले मैं आपके लिए सॉन्ग गाती हूँ। और यहाँ वो ट्रेडिशनल चाइनीज सॉन्ग गाने लगती है, जहाँ उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर अभी भी ऐसा टैलेंट लिली के पास है। मिया वहाँ होती है जो उसे गाते हुए सुन रही थी और उसे ये ट्रेडिशनल सॉन्ग बड़ा मजाकिया लगता है, तो वो उसकी वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपने ग्रुप में पोस्ट कर देती है। साथ साथ हम यहाँ फूशन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ जीबी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। फ्रेंड्स ग्रुप देखने के बाद वो कह रहा था कि लिली इतना अच्छे से गा रही है, तो फिर यहाँ ये मिया उसका मजाक क्यों उड़ा रही है और सभी लोग यहाँ ग्रुप में उसका हंसी क्यों कर रहे हैं। उनके साथ मिनी भी होती है, जहां मिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो यहाँ ग्रुप चैट में सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ और उसकी आवाज की तारीफ करने लगती है। दूसरे यहाँ फूशन भी लिली का पक्ष लेने लगता है, जिसे देखकर जीबी हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है सूरज कहीं और से उग गया है, जहां तुम किसी और की साइड ले रहे हो। फिर ये जो कमेंट्स थे वे कुछ ज्यादा इंसल्टिंग बनते जा रहे थे और यहाँ से फूशन तुरंत ही गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ लिली घर पर अपनी मम्मा के सामने बैठी होती है, जहाँ वो ग्रुप के कमेंट्स को पढ़ रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी मम्मा उसे नोटिस करने लगती है कि लिली थोड़ी उदास लग रही है, तो वो उससे पूछती तो है, लेकिन यहाँ पर लिली बहाना मार देती है कि उसे भूख लगी है, तो उसकी मम्मा यहाँ पर लंच बनाने के लिए चली जाती है। तभी लिली को उसकी सिंगिंग मौसी का कॉल आ जाता है और वो उसे कहने लगती है कि तुमने तो पहले से ज्यादा सुधार कर लिया है, मैंने तुम्हारी ऑनलाइन वीडियो को देखा है। लिली माफी मांगती है, कहती है कि मुझे पता है मेरे स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मौसी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे स्किल सुधर रहे हैं और मैं यहाँ पर बहुत जल्दी तुम्हारी मम्मा और तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। इसके बाद हम फूशन को देखते हैं, जहाँ वो अपनी मम्मा के साथ होता है। उसकी मम्मा कहने लगती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है, मैंने यहाँ पर सारे के सारे ऑनलाइन ट्रोल्स को बाहर निकाल दिया है, तो फिर तुम्हारी फ्रेंड को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर ये फ्रेंड है कौन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फ्रेंड कुछ ज्यादा ही खास है। फूशन यहाँ शर्माने लगता है। आंटी कहती है कि देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतना जानने का हक तो मेरा बनता ही है। फूशन कहता है कि नहीं, हम तो बस दोस्त ही हैं। आंटी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम उसे लेकर घर एक बार जरूर आना और अपने डैड से भी मिलवाना, उन्हें वो बिल्कुल अच्छी लगेंगी। फिर बाद में वो वहाँ से जाने लगता है, तो उसकी माँ यहाँ उसे सलाह देती है कि देखो यहाँ तुम्हें भगवान कभी कभार अच्छे तोहफे दे देता है, जहाँ तुम्हें उस तोहफे को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर तुम उस तोहफे को अस्वीकार करोगे तो फिर पछताओगे। यहाँ वो कहता है हाँ, मैं आपकी बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद वे लोग अपने छोटे से वेकेशन के बाद घर पर आ जाते हैं, जहाँ मिनी कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत याद किया। जीबी भी यहाँ फूशन को देखकर यही बात कहने लगता है, जहाँ फूशन एक बार फिर से उसे गे बुलाता है। प्रोफेसर लेक्चर देते हैं और लेक्चर के बाद वे बास्केटबॉल कंपटीशन के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि देख लेना, हमें जीतना ही चाहिए। जीबी कहता है कि देखो सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम का कप्तान कोई और नहीं बल्कि फूशन है और जब तक वो इस मैदान में है तब तक उसके सामने कोई जीत नहीं सकता। फिर उसके बाद हम यहाँ लिली के सीनियर को देखते हैं, जो उसे एक रिक्वेस्ट करने आया होता है। वो उसे उस मैच का अनाउंसर बनने के लिए कहता है। लिली सोचने लगती है कि इस मैच में तो फूशन भी खेलने वाला है, इसलिए वो अनाउंसर बनने के लिए हाँ कह देती है। कुछ ही घंटों में मैच की शुरुआत हो जाती है और मैच से पहले लिली अभ्यास प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रोफेसर जहाँ वो फूशन को देखती है और उसे देखते ही उसे बड़ा खूबसूरत नजारा मिलता है। यहाँ वो अपने और फूशन के काल्पनिक भविष्य के परिदृश्य इमेजिनरी सिनारियो बनाने लगती है। फिर रात हो जाती है, जहाँ मिनी और लिली मिलते हैं। यहाँ लिली कबूल कर लेती है कि उसे फूशन पसंद है। ये सुनते ही सबसे पहले तो मिनी को झटका लगता है। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्या पता ये बस लगाव अटैचमेंट हो। लेकिन यहाँ लिली उसे समझाने लगती है और ये बात उन दोनों के बीच ही रखने को कहती है।
उसके जाने के बाद यहाँ जीबी आ जाता है, जो मिनी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। मिनी कहती है कि ठीक है, लेकिन ये बात फूशन तक मत पहुंचने देना। जीबी कहता है कि हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। यहाँ हमें समझ आता है कि जीबी मिनी को पसंद करता है। इसके बाद आखिरकार उनका बास्केटबॉल मैच शुरू हो जाता है, जहां लिली भी अनाउंसर के तौर पर खड़ी होती है। ये मैच कुछ ज्यादा ही गंभीर चल रहा था, जहां फूशन की टीम धीरे धीरे हारती जा रही थी। लिली मिनी से पूछती है कि जीबी तो उस दिन डींगे मार रहा था कि उसकी टीम हारती नहीं है। मिनी कहती है कि ये तो इनकी रणनीति टैक्टिक्स है, जहां देखना गेम कितने ही मिनट में पलट जाएगी। धीरे धीरे गेम पलटने लगता है, जहां फूशन की टीम जीत जाती है। इसके बाद मिनी लिली को लेकर वहां से चली जाती है। दूर से एक बार फिर रात हो गई होती है, तो वे लोग स्कूल से निकल रहे होते हैं। फूशन लिली से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। मिनी भी यहाँ लिली से कहती है कि हाँ, वो सही कह रहा है, मेरे पैर दुख रहे हैं, तो फिर तुम्हें यहाँ फूशन के साथ ही जाना होगा। और वो जीबी के साथ चली जाती है। लिली फूशन के पास आ रही होती है, तो वो गिरने वाली थी, पर फूशन उसे बचा लेता है। जैसे ही वो उसे घर लेकर जाता है, लिली को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसकी आंटी यानी लिली के अंकल की पत्नी किसी और के साथ हैं। ऐसे में फूशन उसे तुरंत अपने घर ले आता है। लिली इस घटना से बहुत घबरा जाती है। बाद में फूशन उसे कपड़े बदलने के लिए दे देता है। तभी उसकी आंटी आ जाती हैं और लिली उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। आंटी कहती हैं, मैं तो बस डिनर देने आई थी, मेरा काम हो गया और अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहां से भाग जाती हैं। लिली यही सोच रही होती है कि आखिर इसकी आंटी ने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा होगा। फूशन उसे ज्यादा सोचने से मना करता है, कहता है कि देखो, वो खुले विचारों वाली है, तो ऐसी वैसी बात वो नहीं सोचने वाली है। फिर इसके बाद अगले दिन वे लोग कॉलेज जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें नेचुरल कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तभी वे लोग कार से जा रहे होते हैं, जहां एक कार सामने आकर उन्हें टक्कर मार देती है। उस कार में कोई और नहीं बल्कि फूशन की सौतेली माँ होती है। फूशन उन्हें ये सब करने से मना करता है, पर उसकी सौतेली माँ चिल्लाने लगती है, कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारे डैड का बच्चा है, इस हिसाब से वो तुम्हारा भाई या बहन हो सकती है। लेकिन फूशन उसे नजरअंदाज कर देता है और गाड़ी चलाने के लिए कहता है। लिली समझ जाती है कि ये उसके परिवार का मामला है, तो उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी फूशन के डैड का कॉल उसे आ जाता है, जहां उन दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन लिली आती है तो फूशन वहां आता ही नहीं है और वो समझ जाती है कि फूशन किसी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। जैसे ही वो बाहर अपने घर की ओर जा रही होती है, फूशन उससे मिलने के लिए आ जाता है। वो उसे कहने लगता है कि पूरे दिन में बस मुझे तुम्हें देखने का मन किया। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो बाकी की जो दुनिया है वो शांत हो जाएगी। यहाँ लिली उसे हौसला देने के लिए उसे टॉफी देती है और यहाँ से उनकी नजदीकियां धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ती जाती हैं। फिर बाद में उनके कॉलेज का फेस्ट होता है, जहाँ मिनी उसे सपोर्ट कर रही होती है। वो कहती है कि देखो, तुम्हें यहाँ उसमें पार्टिसिपेट करके सिंगिंग करनी चाहिए। लिली तैयार हो जाती है। जब लिली यहाँ तैयार हो रही होती है तो मिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो फूशन को उसे ड्रेसिंग रूम के पास भेज देती है। फूशन यहाँ बाहर आकर कहता है कि देखो, मैं रूम के अंदर नहीं आया था, मैं तो बस बाहर खड़ा था। लिली कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरे जो बाल हैं वो पीछे उलझ गए हैं, तो उस गांठ को खोलने में मेरी मदद करो। और यहाँ फूशन उसके पीछे के हिस्से को देखकर कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाता है। फिर वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है, जहां मिनी लिली को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। और यहाँ उनके परफॉर्मेंस की शुरुआत होने वाली थी, जहां हम मिया को देखते हैं। यहाँ मिया अपनी दोस्त को कुछ फुसफुसाकर करने के लिए कहती है। इसका मतलब ये है कि वो लिली के परफॉर्मेंस में कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। मिनी यहाँ जैसे ही परफॉर्म करने आती है, वहां की स्टेज की लाइट चली जाती है और न ही यहाँ म्यूजिक बज रहा होता है। लिली यहाँ बहुत घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो फूशन को देखती है, वो अपना गाना गाना शुरू कर देती है। वो बिना म्यूजिक के भी बहुत सुरीले और प्यारे अंदाज में गाना गाती है। उसका परफॉर्मेंस बड़े अच्छे से खत्म हो जाता है। इस परफॉर्मेंस के बाद वे सभी लोग समुद्र तट बीच पर 31 दिसंबर का नव वर्ष न्यू ईयर मनाने के लिए चले जाते हैं। और यही वो दिन होता है जहां से हमारे इस ड्रामा की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब है कि हम वर्तमान समय में आ चुके हैं। सबसे पहले फूशन लिली को नए साल की शुभकामनाएं देता है और लिली भी उसे शुभकामनाएं देते हुए किस करती है। फूशन भी हमेशा की तरह उसे किस करता है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं, जो अपनी मम्मा से मिलती है। उसकी मम्मा को उनकी बहन लिली की मौसी का फोन आता है, जो उन्हें मिलने के लिए बुला रही होती हैं। फूशन की आंटी भी लिली को सारी बातें बताने लगती हैं। बाद में वे सब उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां आंटी अंदर रूम में चली जाती हैं और लिली बाहर खड़ी रहती है। तभी फूशन भी अपनी मम्मा के साथ वहां आ जाता है। फूशन की मम्मा लिली को ग्रीट करती हैं और कहती हैं कि वो अपनी एक दोस्त से मिलने आई हैं और बाद में आकर उससे बात करेंगी। उनके यहाँ से जाने के बाद लिली सोच में पड़ जाती है कि कहीं फूशन की मम्मा ही तो मेरी मम्मा की मास्टर तो नहीं है।
थोड़ी देर बाद वो फूशन से यही सवाल पूछती है। फूशन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। लिली उससे कहती है कि तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं। फूशन कहता है कि तुमने कभी पूछा नहीं। इतने में उन दोनों की मम्मा आ जाती हैं, जहां वे सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और लिली और फूशन की तारीफ भी करते हैं। फिर बाद में उन्हें नव वर्ष का अवकाश मिला होता है, जहां लिली अपनी मम्मा के साथ होती है। दूसरी ओर जीबी और फूशन साथ होते हैं और मिनी को बहुत ज्यादा बोरियत हो रही थी। मिनी बताने लगती है कि लिली तो अपनी दादी के घर पर अभी तक गई नहीं है, उसे जाने में अभी भी समय है। फूशन तुरंत ही उससे मिलने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो उससे मिलने के लिए आता है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। लिली उससे कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी। फूशन कहता है कि देखो, इतना जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपना वक्त ले सकती हो। और तभी लिली उसके होठों पर किस कर देती है और वही उसका जवाब होता है। फिर बाद में लिली अपने घर पर होती है, जहां उसकी मम्मा उसे कुछ चीजें देती हैं। कहती हैं कि सारी चीजें तुम्हारी दादी ने बहुत टाइम तक संभाल कर रखी थीं। बाद में यहाँ फूशन आ जाता है, जिसके सामने वो बीज बोने लगती है। फूशन कहता है कि आज हमारी डेटिंग का पहला दिन है, तो मैं इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। बाद में यहाँ वे लोग कैफे में साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ फूशन चुपके से फोटो निकालकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। लिली यहाँ उस फोटो को देखकर शर्मा जाती है और सभी लोग यहाँ सोच रहे होते हैं कि आखिर फूशन यहाँ किसके साथ गया होगा। लिली को कुछ नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो वो फूशन से रिक्वेस्ट करती है कि कृपया हम इस मामले को सार्वजनिक न करें तो बेहतर होगा। फूशन समझ जाता है कि वो शायद आने वाली मुसीबत से डर रही होगी। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे मुआवजा भी देना होगा। और मुआवजे के नाम पर यहाँ उन दोनों के बीच किस हो जाता है। फिर बाद में लिली अपने घर पर होती है, जहां वो मिनी को उसके बारे में टेक्स्ट कर देती है कि वो और फूशन डेट कर रहे हैं। साथ साथ फूशन भी यहाँ यही टेक्स्ट जीबी को डाल देता है। वे दोनों एक साथ बैठे होते हैं, जहां वे दोनों हैरान हो जाते हैं। मिनी यहाँ जीबी को चेतावनी देने लगती है। कहती है कि देख लेना, अगर तुम्हारे फूशन ने मेरी लिली को जरा से भी सताने या परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ जीबी सोच रहा था कि आखिर एकदम विपरीत स्वभाव वाले लोग डेट कैसे कर सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद अगले दिन वे लोग कॉलेज में आ जाते हैं, जहां फूशन एक ब्रेसलेट लेकर आया होता है लिली के लिए। लिली को वो ब्रेसलेट बहुत महंगा लगता है, लेकिन फूशन कहता है नहीं, ये ब्रेसलेट तो मैंने सामान्य स्टॉल से लिया है, मुझे पसंद आ गया इसलिए मैंने ले लिया। फिर बाद में यहाँ वो उसे एक घड़ी भी देता है और अपनी घड़ी दिखाता है। कहता है कि देखो, हम दोनों जोड़े हैं और हमारे बीच में कुछ तो समानता होनी चाहिए। तभी यहाँ मिनी उस ब्रेसलेट को देख लेती है। जीबी कहती है, क्या एक नॉर्मल स्टॉल से नहीं उठाया? ये बहुत ही ज्यादा कीमती ब्रेसलेट है जो उसके परिवार के प्रसिद्ध डिजाइनर ने बनाया हुआ है। साथ ही जीबी फूशन के हाथ पर वो घड़ी नोटिस करता है। वो कहता है, तुम घड़ी कब से पहनने लगे? और जब वो लिली के हाथ में घड़ी देखता है तो वो समझ जाता है और कहने लगता है, ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। फिर बाद में यहाँ लिली और फूशन की लव लाइफ शुरू हो जाती है, जहाँ वे लोग एक साथ डेट पर भी जाया करते हैं। फिर इसके बाद फूशन अपने घर पर होता है, जहाँ उसके डैड उस पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो कहाँ पर है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कुछ तस्वीरें आ गई होती हैं। इन्हें देखकर वे साफ साफ उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी शिन से होगी, जो कि मैंने तय कर दी है। फूशन यहाँ ना कहता है तो उसके डैड गुस्से में आकर उसके ऊपर कांच का फूलदान तोड़ देते हैं और फूशन को यहाँ खून भी आने लगता है। हमें यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम झाओ को देखते हैं। झाओ चुपके से उन दोनों फूशन और लिली की तस्वीरें ले रहा होता है। इन तस्वीरों को लेकर वो सीधा शिन के पास चला जाता है और शिन ही वो लड़की है जिसके साथ फूशन की भविष्य में शादी होने वाली होती है। अगले दिन जब फूशन और लिली मिलते हैं, तब लिली उसके सिर पर चोट का निशान देखती है। फूशन बहाना बनाने लगता है, कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस सीढ़ियों से हल्का सा टकरा गया था, जिस वजह से मुझे चोट लग गई थी। लिली समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर बाद में हम शिन को देखते हैं, जो लिली से मिलने आती है और उसे धमकियां देती है कि वो फूशन को छोड़ दे। वो लिली की माँ के बारे में बुरी बातें करती है, कहती है कि तुम तो तुम्हारी माँ जैसी ही हो, तुम्हारी माँ को यहाँ तुम्हारे डैड ने धोखा दिया क्योंकि तुम्हारी माँ उसी लायक थी और तुम भी यही डिजर्व करती हो। शिन उसे थप्पड़ मारती है तो लिली रुकती नहीं है, वो भी उसे 3-4 थप्पड़ वहीं पर मार देती है, जिसके बाद शिन अपने चेहरे को देखती है तो वो पूरा सूज गया था। यहाँ फूशन उसे वीडियो कॉल कर रहा होता है और लिली हाथ उठाकर अपने गालों को छुपाने लगती है। वो कहती है कि मैंने मेडिसिन खाई थी, उस वजह से मुझे सूजन हो गई। फूशन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। दूसरी ओर फूशन सीधा शिन की फैमिली से मिलने चला जाता है एक एग्रीमेंट लेकर। वो कहता है कि जो मुआवजा होगा वो पे करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी बेटी के साथ में कभी शादी नहीं कर सकता। यहाँ शिन के डैड उसे धमकियां तो देते हैं, लेकिन फूशन उन धमकियों से नहीं डरता। वो कहता है कि मैं अपने डैड से बात कर लूंगा और मैं यहाँ रिश्ता खत्म करने आया हूँ।
आप जबरदस्ती यहाँ मेरी शादी अपनी बेटी के साथ में नहीं करवा सकते। फूशन यहाँ अपने डैड के साथ ये सारी बातें करने के लिए चला जाता है। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो एक छड़ी उठा लेते हैं जिससे वो उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में यहाँ फूशन के दादाजी आ जाते हैं, जो आते ही अपने बेटे पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो आज तो तुम मेरे पोते को मार ही डालते, और यहाँ उसके डैड का घमंड पूरा टूट जाता है। दादाजी यहाँ साफ साफ कह रहे थे कि उसकी जो मर्जी में आएगा वो करेगा। वो आजकल की नई पीढ़ी का बच्चा है, उसे अच्छे से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसे जिससे शादी करनी है मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और यहाँ फूशन के डैड उसे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। बाद में यहाँ फूशन और लिली एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ फूशन उससे कहता है कि फिलहाल तो हमारा ग्रेजुएशन होने में टाइम है, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जहां पर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, सीधा ग्रेजुएशन के बाद में, वह भी सीधे शादी के लिए। लिली कहती है कि उसके पहले मुझे नौकरी तो लेने दो। वो कहता है कि नौकरी का क्या है, वो तो होता रहेगा। इतने में लिली को घर से कॉल आता है। जहां वो घर पर जाती है तो लोन शार्क्स सूदखोर उसकी आंटी से पैसे वसूल करने के लिए आए होते हैं। वे बहुत गुस्से में होते हैं, जहां चाकू लिली के हाथ में लग जाता है। इतने में फूशन आकर उन्हें पंच मारता है और लिली को लेकर सीधा अस्पताल चला जाता है। फिर यहाँ वे दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा के लिए वादा करने लगते हैं। फूशन और लिली के बीच बातें सुलझ जाती हैं। लिली उससे उसके सिर पर लगी चोट के बारे में पूछती है और फूशन उसे सारी बात बता देता है। कुछ दिनों बाद लिली अपनी माँ से मिलने जाती है और उन्हें इस घटना के बारे में बताती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे अब अंकल के साथ रहने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो अलग रह सकती है, और उसकी माँ उसे पूरा समर्थन देंगी और कड़ी मेहनत करके अपनी पहचान बनाएंगी। फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फूशन एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन मीटिंग में था। तभी उसे अस्पताल से एक अर्जेंट कॉल आता है, जहां उसे बताया जाता है कि आपकी वाइफ को चक्कर आ गया था और वो फिलहाल अस्पताल में है। ये सुनते ही फूशन उस अर्जेंट मीटिंग को छोड़कर तुरंत अस्पताल की ओर भागता है और लिली को लेकर काफी परेशान हो जाता है। नर्स यहाँ पर फूशन को लिली को परेशान करने से मना करती है और कहती है कि देखो, वो गर्भवती प्रेग्नेंट महिला है, आपको इस तरीके से उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तब जाकर फूशन को ये खुशखबरी मिलती है कि वो बहुत जल्दी पिता बनने वाला है। फिर बाद में फूशन लिली को एक नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद बोलता है और वो वादा करता है कि वो अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। लिली यहाँ उसे कहती है कि देखो, असुरक्षित इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। तुम अलग हो, तुम्हारे डैड अलग हैं, तुम दोनों एकदम भिन्न व्यक्तित्व, डिफरेंट पर्सनालिटीज हो, तो अपने आप को अपने डैड से कभी तुलना भी मत करना। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।